समझ एकेडमी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने आर्टिकल नंबर 22 का कंप्लीट कर लिया है। आज हम आर्टिकल नंबर 23 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज उसमें देख लेते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए। बेसिकली ये आर्टिकल नंबर 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी शोषण होता है उसके अधिकारों की बात यहाँ पर की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 22 में क्या क्या 23 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं इसकी बेसिकली हम डिस्कशन करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 23 की जो प्रावधान है सबसे पहले हम उनको स्टडी करते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव व्यापार यानी कि मनुष्य का व्यापार करना और बलात् श्रम का निषेध यानी कि बच्चों से कार्य कराने का निषेध यानी पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका पहले नंबर का जो प्रावधान है वो क्या कहता है उसको हम समझ लेते हैं। यहां पर प्रावधान कहता है मानव व्यापार यानी कि मनुष्य का व्यापार करना, भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगना और समान रूप से बलात् श्रम का कोई भी रूप निषिद्ध है। यानी कि मानव व्यापार करना, भिक्षावृत्ति कराना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति से भिक्षावृत्ति कराना, ये समान रूप से क्या है? निषिद्ध है। यानी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है इस पर, किसी भी तरह से इसमें रोक लगी हुई है। और इसमें क्या कहता है, इसको भी हम थोड़ा ऐसे किसी भी कार्य यानी कि ऐसा कोई भी कार्य यानी कि इस प्रावधान से जुड़ा ऐसा कोई भी कार्य में शामिल है होने के कानून द्वारा दंडित अपराध माना जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य मानव व्यापार, भिक्षावृत्ति से जुड़ा ऐसा कोई भी कार्य कानूनी रूप से दंडित माना जाएगा, यानी कानून के द्वारा उसे सजा का प्रावधान दिया गया है। अब इसका हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका? इसका दूसरा पॉइंट है यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्य किसे कहते हैं इसको भी हम आगे यहां पर पढ़ेंगे। उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकता है, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी ऐसा कार्य जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है उससे लागू होने से नहीं रोकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में यानी कि इस प्रक्रिया में धर्म, जाति, वर्ग, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाए। यानी कि सार्वजनिक कार्य में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो अपनी सेवा दे सकता है, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे और देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब यहां पर जो शब्द यूज हुआ था सार्वजनिक उद्देश्य, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य का व्यापार करना और बच्चों से बलात् श्रम यानी बच्चों से कोई भी ऐसा कार्य कराना जो 17 साल या 16 साल से नीचे है तो वो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। अब यहाँ पर सार्वजनिक शब्द का उपयोग है। सार्वजनिक शब्द में आप उसको यूज कर सकते हैं जैसे कैसे? राष्ट्रीय आपदा के समय, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्य है उनमें इन व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? सार्वजनिक आपदा के समय बाढ़ आ जाए, यानी कि देश में कहीं पर भी बाढ़ आ जाए उसके लिए आप मनुष्यों का उपयोग कर सकते हैं। भूकंप आ जाए कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं पर भी बाढ़ अगर आती है तो आप सार्वजनिक उद्देश्य के लिए व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हो। दूसरा क्या पॉइंट है? सैन्य सेवा या नागरिक रक्षा सेवा। सैन्य सेवा में या नागरिक रक्षा सेवा में युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिकों की भर्ती यानी कि नागरिकों की भर्ती की जा सकती है। क्या? युद्ध के समय, राष्ट्रीय सुरक्षा के समय व्यक्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं क्या कहता है।
अब देश में जैसे कि महामारी के समय यानी स्वास्थ्य सेवा में देश में अगर महामारी फैल गई है, उस समय भी आप व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। सेवाओं को चलाने में नागरिकों की सहायता लेना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ है, उसको हम महामारी के समय देश में अगर ऐसी कोई बीमारी फैली हुई है तो उसमें हम उन व्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, कोविड के समय जितने भी डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य सेवाएं जो देते थे, उनको किसी भी तरह यूज किया गया था, उनको किसी भी तरह की छुट्टी प्रोवाइड नहीं की गई थी और आपका उन व्यक्तियों का पूरी तरह महामारी के समय उपयोग किया गया था। और अनिवार्य रूप से यहाँ पर एक शब्द और यूज हुआ, अनिवार्य रूप से सेवा देने के निर्देश दिए थे, क्योंकि आप अगर डॉक्टर हैं या नर्स हैं या अन्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी तरह मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए आपका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है, आप उसमें मना नहीं कर सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें क्या है। अब अनुच्छेद 23 के तहत प्रासंगिक कानून वो क्या जुड़े हुए, जैसे कि यहां पर क्या मेन उद्देश्य इसका क्या है, मानव का व्यापार करना और बच्चों को बलात् श्रम से रोकना, मेन उद्देश्य इसका ये। अब उसमें क्या है, जो कानूनी प्रावधान यानी मनुष्यों को व्यापार करने में कानूनी प्रावधान क्या दिए गए, इसको हम यहां पर समझ लेते हैं। इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए, यानी कि इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए, जैसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, यानी कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो अधिनियम बना 1976 में बना, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। मानव का व्यापार और यौन शोषण की रोकथाम के लिए विभिन्न विशेष कानून बनाए, यानी कि यौन शोषण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए, जैसे कि पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ पूरे देश में, यानी कि यौन से जुड़े जितने भी कानून है पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, यानी कि 14 साल या 16 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ किसी भी तरह की यौन क्रियाएं या किसी तरह के ऐसी एक्टिविटीज होती है तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है व्यक्ति को, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कि ये दो कानून है जो कि किसी भी तरह के इनसे जो आर्टिकल नंबर 23 से जुड़ा कोई भी प्रावधान है, अगर उसका कोई भी वायलेशन करता है तो उसको कानूनी सजा दी जाएगी। अब अनुच्छेद 23 का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि किसी भी प्रत्येक आर्टिकल का विशेष एक उद्देश्य के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है, इसलिए देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। मुख्य नागरिकों को, यानी कि जो मुख्य नागरिक है, किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका शोषण नहीं हो, उनका किसी भी प्रकार से कोई शोषण नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो सुरक्षा प्रदान करता है। यह सामाजिक समानता, यानी कि समाज में समानता लाता है और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, यानी व्यक्ति की सामाजिक समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया है, क्योंकि व्यक्ति के लिए एक गरिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। अब देख लेते हैं और इसका क्या है। अब इसकी व्याख्या क्या है, इसको भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यक्तियों का अवैध क्रय विक्रय, यानी कि गलत तरीके से व्यक्तियों का क्रय विक्रय किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पुराने जमाने में देखते हैं, उस टाइम क्या व्यक्तियों का क्या क्रय विक्रय, जिसे हम दास प्रथा के नाम से जानते थे, यानी कि लोगों के द्वारा व्यक्तियों को खरीदा जाता था और हमारे गुलाम एक तरह से व्यक्तियों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गुलाम के रूप में रख लिया जाता था। इस तरह की एक्टिविटीज इसमें कानूनन अपराध मानी गई, यानी कि लोगों का क्रय विक्रय करना कानूनन अपराध है। विशेष रूप से महिला और बच्चों को शोषण शामिल है, यानी कि इस आर्टिकल में विशेष रूप से महिला और बच्चों को शामिल किया गया। इन लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई जाति नहीं की जाएगी। ये विशेषकर इन तीनों लोगों को, यानी कि मैन, वुमेन और बच्चे, इन तीनों लोगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं।
बलात् श्रम या किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए बाध्य करना। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, बलात् श्रम भी, और कोई भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे काम नहीं करा सकते। जैसे कि फैक्ट्री में किसी भी व्यक्ति के साथ आप कहेंगे आपको काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसकी इच्छा होगी तो काम करेगा, अगर इच्छा नहीं होगी तो वो काम मना भी कर सकता है, बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है कि मेरी इच्छा नहीं है इसलिए मैं काम ये नहीं करूँगा। तो बेसिकली इसकी ये व्याख्या कहती है। आई होप आपको आज का जो आपको सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और आर्टिकल नंबर 23 से कोई भी किसी भी तरह के कोई क्वारीज हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। आपको मोस्टली यानी कि 100% आपको उसका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा।